मार्केट की सच्चाई है कि जिस प्रकार के वैल्यूएशंस अभी कई कंपनियों के हैं वो कंपनियां एक बबल साबित हो रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कंपनियों में प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और जो बेच रहे हैं वो ऊंची कीमतों पर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। 5,000 करोड़ की सेलिंग तो प्रमोटर्स एक चुटकियों में कर देते हैं। ये भी आपने देखा होगा कि अभी किस प्रकार का मार्केट है। जो वैल्यूएशंस मार्केट के अभी है उनमें थोड़ी चिंता का विषय तो है, लेकिन फिर भी कई लोगों का यही मानना है कि जिस प्रकार से 2008 और 2000 जो है 2008 का जो क्राइसिस आया था, 2011 में जो क्राइसिस था, वो क्राइसिस लोगों ने देखे ही नहीं हैं। वो ऐसा मान रहे हैं कि जो बुल रन हैं वो उन्होंने नहीं देखा है। तो दोनों ही प्रकार से देखें तो मार्केट की कंडीशंस अभी थोड़ी हाई हो रही हैं, क्योंकि जो वैल्यूएशंस है वो वैल्यूएशंस थोड़ी कई कंपनियों के महंगे हैं। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से जो प्रमोटर्स है वो अपनी हिस्सेदारी ऊपरी लेवलों पर बेच रहे हैं, यानी कि एक तरह से देखें तो बहुत बड़ा ट्रेप जो है रिटेलर्स के साथ संभावित हो सकता है। ट्रेप इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कई दिनों से आपने देखा होगा कि भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त रैली है। पिछले 2 साल से कोई बड़ा करेक्शन भारतीय बाज़ारों में नहीं आया है। यदि करेक्शन आता तो हम मान भी सकते थे कि भारतीय बाज़ार फिर से रिवर्सल लेंगे और ज़बरदस्त तेज़ी दिखाएंगे, लेकिन आपने देखा जो भी रिवर्सल आया है वो केवल 1 या 2 दिन में वापस रिवर्स हो गया है मार्केट। जब चुनाव का टाइम था और मोदी सरकार जब बनी थी उस टाइम पे जो एक ही दिन में 7 से 8% निफ्टी में गिरावट देखने को मिली थी, वो गिरावट केवल 2 ही दिन में वापस रिवर्सल होती हुई दिखाई दी है। और यदि ऐसा ही मार्केट आने वाले दिनों में भी रहा तो हो सकता है कि भारतीय बाज़ारों में 26-27 हज़ार के लेवल आए और फिर जो करेक्शन आएगा वो ऐसा करेक्शन आएगा कि एक झटके में भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट संभव है, क्योंकि एक बबल सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि कई कंपनियां जो कि 18 से 19 मल्टीपल पर काम कर रही है और उनके प्रॉफिट्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं कि इन पर बिलीव किया जा सकते। हाँ, कई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, उनके वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं, बैंकिंग सेक्टर में वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कई स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियां जहां पर कि जो ऑपरेटर्स है वो अपना धंधा बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस साल में देखें आप तो करीब 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग प्रमोटर्स कर चुके हैं ऊपरी लेवलों पर, और उनको बहुत तगड़ा मुनाफा भी देखने को मिला है। अब ऐसे मार्केट में प्रमोटर्स आ रहे हैं कि अपनी होल्डिंग बेचे, यानी कि एक तरफ से वो ही तो ऑपरेटर्स है। म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो वो भी रिटेलर में हम मान सकते हैं। रिटेलर इसलिए मान सकते हैं क्योंकि वहाँ पे रिटेलर्स का पैसा ही लगा है, और अभी तक भी म्यूचुअल फंड के पास करीब 1,86,000 करोड़ रुपए केस में पड़े हैं जो कि उनको इन्वेस्ट करना है। अब यदि वो इन प्राइसों पे इन्वेस्ट करते हैं तो उनको डर भी है कि कहीं मार्केट में क्रैश आ जाएगा तो वो जो पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो एक नेगेटिव रिटर्न देगा, और यदि ऐसा होता है तो फिर बहुत बड़ी दुविधा म्यूचुअल फंड के पास होगी। और जिस प्रकार से ऑपरेटर्स अभी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से एफआईआईज अभी काम कर रहे हैं, एफआईआईज को कोई बाजार ही नहीं मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको केवल भारतीय बाजार ही दिख रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से पिछले 2 से 3 साल में अमेरिकी बाज़ारों की स्थिति हुई है, चाइनीज़ बाज़ारों की स्थिति हुई है और जापानी बाज़ारों की स्थिति हुई है। एक तरह से देखिए जर्मनीज बाज़ारों की जो है स्थिति हुई है। एक तरह से आप देखोगे तो आपको सब चीज़ें क्लियरली समझ में आएगी कि जिस प्रकार से बैंक ऑफ जापान की रेटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। बीच में जैसे अगस्त के शुरुआत में आपने देखा था कि मार्केट के हालात ख़राब हो गए थे, क्राइसिस की स्थिति भी अमेरिकी बाज़ारों में आ गई थी, लेकिन वहाँ से थोड़ा संभले है बाज़ार और फिर वापस ऊपर की तरफ आए हैं। यदि वैसी ही स्थिति दोबारा होती है तो फिर आप समझना कि फिर वो एक बड़ा खतरा ग्लोबली बनता हुआ नज़र आएगा। अभी यूरोप में जिस प्रकार से कंडीशंस है, उसके अलावा जो इजराइल और जो हिजबुल्लाह के बीच में जो भी कुछ नज़र आ रहा है आपको, तो वो सभी चीज़ें बाज़ार में एक न एक दिन आपको नेगेटिव भी देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस प्रकार की कंडीशनें ग्लोबली मलती हुई दिखाई दे रही है, यूक्रेन और जो रूस के बीच में जिस प्रकार की कंडीशंस है, वो सभी कंडीशंस एक न एक दिन ऐसा झटका मिलेगा कि बाज़ारों के लिए वो खतरा साबित हो सकता है। अब करना क्या है, निवेशकों को यही करना है कि अपना जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो रखें, और यदि आपको अच्छा रिटर्न मिल गया है तो आपको थोड़ी बहुत बुकिंग भी करनी चाहिए बीच बीच में। यदि आप वैसे ही रखते हो तो आपको जब करेक्शन होता है मार्केट में तो आपको और निवेश करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो इसी कंडीशंस के आधार पर भारतीय बाज़ारों की स्थिति भी काफ़ी तगड़ी इसलिए है क्योंकि भारतीय बाज़ारों का जो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा है काफ़ी अच्छा आ रहा है, इन्फ्लेशन का आंकड़ा है, पीएमआई आंकड़े हैं, सीपीआई आंकड़े हैं, वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं।
और जिस प्रकार से गवर्नर शक्तिकांत दास जी का कहना है कि यदि इन्फ्लेशन 4% से नीचे ही रहता है तो हम सोचेंगे कि बाज़ार में रेट कट करे या नहीं करे। अब रेट कट का क्या अनुमान है वो एक अगली बात है, लेकिन 2 महीने में अब जो नवंबर है वहाँ पे चुनाव भी होने हैं। भारत में भी गुजरात और जो है जम्मू में चुनाव हो ही रहे हैं, दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो वहाँ से किस प्रकार के नतीजे आते हैं। यदि नतीजे प्रेजेंट गवर्नमेंट के पक्ष में आते हैं तो मार्केट और बुलिश दिखेगा, लेकिन यदि नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार का माहौल फिर से क्रिएट हो सकता है। माहौल इसलिए क्रिएट हो सकता है क्योंकि प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उनका जो बहुमत है पहले से ही कम आ रखा है, और यदि फिर से गुजरात और दिल्ली जैसे स्टेट में कम होगा तो फिर वहाँ से दिक्कतें बनती हुई गवर्नमेंट के लिए नज़र आएगी। क्योंकि आपने देखा कि जिस प्रकार के हालात गवर्नमेंट के बने थे और एक ही दिन में 7% की गिरावट उस दिन आपको देखने को मिली थी, लेकिन यदि अब वो स्थिति होती है तो बहुत बड़ा क्राइसिस का सामना भारतीय बाज़ारों को देखने को मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट पे रिटेलर्स को बिलीव है और वो बिलीव यदि खोता हुआ दिखाई देता है तो फिर दिक्कतें सभी जगह से, चारों तरफ से वो दिक्कतें स्टार्ट होना चालू हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए फ्यूचर में काम करती हुई नज़र आएगी। अब भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो जो कई ब्रोकरेज फर्म्स है वो क्या कह रही है, उनका ये मानना है कि भारतीय बाज़ारों में यानी कि भारत जो है वहाँ पे 2031 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। उसके पीछे का रीज़न जाने तो ये सब रीज़न इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जीडीपी की ग्रोथ 8% से भी ऊपर की दर से ग्रो कर रही है। यदि 2025 से फाइनेंशियल ईयर में भी इसी प्रकार से ग्रो की और अगले 2 साल भी ऐसे ही ग्रो करती रही तो फिर देखने को मिलेगा। क्योंकि जहाँ पे आप देखें जापानीज़ बाज़ारों में और जर्मनी वगैरह में और यूरोपियन देशों के जो हालात है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और वहाँ पर जो रेटें हैं वो स्टेबल है, ग्रोथ स्टोरी है वो अभी इतनी अच्छी नहीं है। और यदि ऐसी ग्रोथ स्टोरी भारत की 2 से 3 साल और रही तो फिर आप मान सकते हो कि किस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें काम करती हुई नजर आएगी। लेकिन आप देखिए दुनिया भारतीय युग की ओर बढ़ रही है। सेल्सफोर्स सीईओ मार्क बेनियोफ ऐसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप समझ सकते हो कि उनको भी ज़बरदस्त निवेश यहाँ पे देखने को मिला है। वहीं आप देखोगे कि ग्लोबल मनी इज चेंजिंग इंडियन स्टॉक अगेन ए बुल रन एक्सटेंड, यानी कि बुल रन एक्सटेंड होने वाला है आगे भी। अब यहाँ पे और देखोगे तो क्रिस वुड का क्या मानना है, वो भी मान रहे हैं कि जो भी कंपनियां हैं, मतलब जो भी देश है वो चाइना के अलावा वहाँ पे जो विकासशील देश है वहाँ पे और तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो क्रिस वुड इनका ये मानना है। तो ऐसे ही अंदेशा कई एक्सपर्ट लगा रहे हैं भारतीय बाज़ारों के लिए आने वाले दिनों में। शॉर्ट टर्म के लिए इनका यही मानना है कि शॉर्ट टर्म में ज़रूर भारतीय बाज़ारों में थोड़ा चिंता का विषय देखने को मिल सकता है वैल्यूएशंस को लेकर, लेकिन आने वाले लॉन्ग टाइम में भारतीय बाज़ारों की दिशा कुछ अलग ही होगी। अब किस प्रकार से ग्रोथ स्टोरी को हम देखते हैं, आगे क्या होगा, ये सभी चीज़ें हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।